नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा वो खबर है जहां खबरों की चीरफाड़ की जाती है। आज बिल्कुल अकेले हूं, मतलब ये कंफर्म हो गया होगा आपको अगर आप रेगुलर दर्शक हैं तो, कि आज विषय कुछ अलग है। देखिए, बिहार की राजनीति से तो हम लगातार सरोकार होता ही रहता है हमारा। हम लगातार आपको अंदर की खबरें बताते रहते हैं। रोज जो एनाटॉमिकली मैं बिहार की राजनीति से निकाल पाता हूँ वो आपके समक्ष रख देता हूँ। आज जो खबर आपके पास लेकर आया हूँ, ये खबर काफ़ी दिनों से लॉन्ग वेटिंग लिस्ट में थी। मैंने आपको कई बार बताया कि जदयू में जो अंतःकलह है वो पावर को लेकर है, शुरू से ही रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस के ज़माने से ही नीतीश को ताकत चाहिए थी, शरद यादव को ताकत चाहिए थी, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। एक समय था जब नीतीश कुमार से अलग हुए थे ललन सिंह, फिर एक हुए, फिर ये पूरा जो दौर था लालू यादव के साथ का, ये सारी चीज़ें मतलब समता पार्टी के बाद से ही ये पावर का पॉलिटिक्स बिहार में बहुत हावी रहा। बीच में इतनी सारी बातें हुई कि अब बिहार की राजनीति में सभी के साथ एक बार जा चुके हैं, केवल भाजपा और राजद छोड़ के। तो लोगों ने उसमें भी कोई कसर छोड़ी नहीं है, उसकी भी चर्चाएं लगातार चलती ही रहती हैं। लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीतिक गणित में अगर कोई इस तरह से अड़ गया है कि उसे एक्स मान लिया जाए तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हर बार जब समाप्त दिखते हैं तो कोई ना कोई नया समीकरण लेकर आ जाते हैं। ये काबिलियत है उनकी और इसी काबिलियत का मैं कायल भी रहा हूँ। बिहार की राजनीति में जब मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार के ऊपर मैंने पीएचडी कर रखी है, तो इन सारी घटनाओं का विवरण मेरे छोटे से पत्रकारिता के 10-12 साल के जीवन में लगातार मैंने देखा है। नीतीश कुमार के उस स्वर्णिम काल को भी मैंने देखा है जिसमें उनको छूने वाला कोई नहीं था, और आज भी मैं देख रहा हूं जब नीतीश कुमार को छूकर बहुत सारी चीज़ें निकल गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए। जब कुछ दिनों पहले हमने आपसे चर्चा की थी और मैंने बताया था आपको कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की स्थिति शरद यादव की तरह की जा रही है। ऑब्वियसली उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस की तरह नहीं किया जा सकता है, लेकिन शरद यादव तक भी स्थिति उनकी पहुंचाने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ती है। अब चूंकि जदयू में जो पूरा का पूरा ताकत है वो नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, हालांकि उनसे बहुत बड़ा मिस्टेक करा लिया गया भाजपा के द्वारा, जो संवादहीनता स्थापित हुई थी, जिसके तहत विधानसभा की समितियों से लेकर एमएलसी तक और एमएलसी के बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार तक, इन सारी चीज़ों में नीतीश कुमार भाजपा के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि भाजपा की सीटें ज़्यादा थीं तो नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव भी नहीं बना सकते थे। ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर आरसीपी सिंह को वो जिम्मेवारी दे दी और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने वो जिम्मेवारी निभाई हुई। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही दो बातें बिल्कुल ही सत्यापित हो गई। एक कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बाईपास कर चुके हैं। जो नीतीश कुमार एक मंत्रिमंडल की सीट के लिए कभी तैयार नहीं होते, वो एक सीट पर आरसीपी सिंह को मंत्री बनने को लेकर कैसे राजी हो सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ स्थापित हुई वो ये कि चिराग पासवान से उनकी पार्टी छीनने में कहीं ना कहीं भाजपा का भी हाथ है। ये दूसरी बात को हम अभी छोड़ देते हैं, किसी और पंचनामा में चर्चा बहुत बृहद तरीके से मैं करूँगा क्योंकि इनपुट यहाँ को लेकर भी है। लेकिन मौजूदा स्थिति में मैं चर्चा आपसे करने आया हूँ आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर। आपको पता है कि लगातार जदयू का जो है वो कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। 31 तारीख तक एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। उस फैसले पर भी हमारी नज़र, वो फैसला भी लगभग अंदर खाने में तय हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब आरसीपी सिंह कल के मीटिंग में मौजूद नहीं हुए, उनको लेकर जो पूरे कयास हमने लगाए थे, जो अंदर की बातें हमने बताई थी, वो सब कुछ सही निकली। नीतीश कुमार पार्टी को फिर से अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो उन्हें अपने पाले में करनी ही होगी। अब इसको लेकर नीतीश कुमार का मनोदशा जो भी हो, आरसीपी सिंह ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। कल उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार के बिना कहे वो मंत्री नहीं बनते, नीतीश कुमार की रजामंदी से ही वो मंत्री बने हैं। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके बीच फिर ललन सिंह और फिर अन्य जो कंटेंडर्स थे मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी के मंत्री बनने के लिए, उन सभी की नाराजगी कहीं ना कहीं नीतीश के डिसीजन से उत्पन्न हुई है। यानी जो खेल नीतीश कुमार आरसीपी पर खेल रहे हैं, वही प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश की ओर वो रिलीज कर दे रहे हैं। आरसीपी सिंह का ये दाव एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह का खेला हुआ दाव है, क्योंकि आरसीपी सिंह अब तक लगातार बार बार उन्हें ब्यूरोक्रेट कह के या एक
कम समय का राजनीतिज्ञ कह के हम उनके साथ अन्याय करते रहे हैं। अब आरसीपी सिंह ने इतना तो तय कर दिया है कि उनके पास ताकत है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पार्टी के, और वो मंत्री हैं, यानी इस हिसाब से केंद्रीय मंत्री के पास जो ताकत होती है वो सारी ताकतें उनके पास हैं। एक केंद्रीय मंत्री होते हुए वो पार्टी के विभिन्न नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरह का लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी पर जिस तरह से उनकी कमांड रही है शुरू से, चाहे वो अध्यक्ष रहे होने आना रहे, बार बार मैं रिपीट करता हूँ उस बात को, एक बात तो तय हो जाती है कि उनको बाईपास कर पाना नीतीश के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने हर जहर का काट अपने पास रख रखा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी कमज़ोर नहीं है। नीतीश कुमार ने जहाँ एक तरफ जनसंख्या बिल को लेकर अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, यहाँ तक कि शिवसेना जो कि भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रही मुंबई में, उसने भी भाजपा से आग्रह कर दिया है कि वो नीतीश कुमार से रिश्ते तोड़ दे और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दे बिहार में। यानी आप समझ सकते हैं परिस्थितियां कितनी विकट हो गई हैं अंदर अंदर भाजपा और नीतीश कुमार के बीच। लेकिन इन विकट परिस्थितियों के बावजूद नीतीश को कुछ भी चिंता बिहार के अपने गठबंधन को लेकर नहीं है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में उनकी पार्टी की पेच भी फंसी हुई है। और ये पेच इसलिए फंस गया है क्योंकि आरसीपी सिंह ने जो बयान दिए थे उनको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आरसीपी सिंह जब ये कहते हैं कि मैं पार्टी के दोनों पदों को, पार्टी के पद को भी और जो केंद्रीय दायित्व है वो दोनों को निभा सकता हूँ, यानी मंत्री रहते हुए मैं अध्यक्ष भी कुर्सी संभाल सकता हूँ, इतना मेरे में काबिलियत है, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब सीधा सीधा है। उस पंचनामा को याद कीजिए जिसमें चीर-फाड़ करते हुए मैंने कहा था कि आरसीपी सिंह पर दबाव बनेगा कद छोड़ने का, पद छोड़ने का। अब कद तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो पद छोड़ने का दबाव तो है नीतीश कुमार की तरफ से। कार्यकारिणी में उनके कद को भी घटाया जा रहा है और लोगों तक उनकी पहुंच को रोका जा रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह ने यह बयान देकर कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि वो नीतीश कुमार से भी एक हाथ आगे जाना चाहते हैं। और इस स्थिति में उन्होंने ये जब कह दिया कि वो पार्टी की जिम्मेवारियां संभाल सकते हैं और नीतीश कुमार जब कहेंगे, जिसे कहेंगे, वो अपनी कुर्सी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दोनों पद संभाल सकते हैं, तो आप मान लीजिए जो बातें हम कहते आ रहे थे अब तक वो बिल्कुल सही हैं। नीतीश कुमार की जदयू दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ आरसीपी सिंह और उन्हें बधाई देने वाले लोग हैं, उनके गुट के लोग हैं जो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह के पास ताकत रहे, पार्टी उनके पास ही रहे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के गुट के वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह से ताकत छीननी भी चाहते हैं और इसे उपेंद्र कुशवाहा को देना चाहते हैं। अब बिहार में कुर्मी और कोयरी पॉलिटिक्स भी पुरानी नहीं है, नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये पुरानी राजनीति है और इस राजनीति में बहुत सारी संभावना है। नीतीश हो या सतीश हो, कालांतर में इससे जो भी जुड़ा वो इस राजनीति का एक हिस्सा बनकर रह गया। नीतीश कुमार के साथ खासियत रही कि उन्होंने इस राजनीति से अपने आप को हमेशा अलग रखा, यानी गुड़ तो जरूर खाया लेकिन गुलगुले से परहेज रखा। लेकिन चूंकि चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर या स्वयं ही, अब इस पर मैं नहीं जाऊँगा, इस पर अलग एक एपिसोड होगा, जो किया उससे नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। उनके फेस वैल्यू की राजनीति बिहार में समाप्त हो गई और नीतीश कुमार को जितनी सीटों का नुकसान हुआ है उतनी सीटों का लगभग फायदा भाजपा को हुआ, जिसकी वजह से नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और आज जब नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए तो जो ऊपर का आवरण था उसे उतारकर उन्होंने फेंक दिया और कह दिया कि अब लवकुश की राजनीति होगी, उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हो या फिर आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाना। ये सब कुछ लवकुश समीकरण के आधार पर ही हुआ। और जब उमेश कुशवाहा को अपना प्रदेश अध्यक्ष वो बनाते हैं तो ये साफ स्थापित हो जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस वोट बैंक जो लगभग 4% से शुरू होता है और कुर्मी से और बढ़ते 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 लगभग 11-12% तक चला जाता है, सारी उपजाति और जनजातियों को जोड़ लेने से। और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। आपको पता होगा गुजरात में पटेलों की जनसंख्या अच्छी खासी है, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र और अन्य जगहों पर भी ऐसी जनसंख्या बड़ी है। ऐसे में बार बार आपको भारत बताता है कि कोई बड़ी तैयारी जरूर हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी की, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी आज ये बात कह दी है पत्रकारों से बात करते हुए कि उपेंद्र कुशवाहा जो ध्येय लेकर चल रहे हैं कि जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाना है, इसमें उनके हाथ को पार्टी मजबूत करेगी। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जनता के बीच जा रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, आपको पता ही होगा उपेंद्र कुशवाहा लगातार यात्रा पर हैं और उस दौरान लोगों से मिल रहे हैं, इसी तरह से पार्टी के अन्य लोगों को भी उन्होंने राय दे दी। अभी राय आरसीपी सिंह के लिए है, ललन सिंह के लिए है या किसके लिए है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। उन सभी लोगों के लिए ये राय है कि वो भी उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते पर चाहें। अब अंदर की खबर सुन लीजिए। जब नीतीश कुमार ये बात कहते हैं तो उस वक्त तक नीतीश कुमार ये मन बना चुके होते हैं कि आरसीपी सिंह से ये कमान छीन कर उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाएगा। एक और बात जान जाइए,
उपेंद्र कुशवाहा के कई निजी लोगों को, उनके आसपास के लोगों को जो रालोसपा से उनके पास आए हैं, ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि 31 तारीख तक कोई पार्टी में बड़ा बदलाव होगा और उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बातें तो अब शायद आपको हो सकता है कहीं और से भी मिल गई हो, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि आरसीपी सिंह, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया लेकिन वो जाएंगे और वो मीटिंग में मौजूद रहे, कैसे वर्चुअली मौजूद रहे। इसी तरीके से मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आरसीपी सिंह इतनी जल्दी पार्टी से अपना पद छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात का भी वो मन बना चुके हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात में रास्ता क्या निकलता है। क्या आरसीपी सिंह के विरोध से नीतीश कुमार को झटका लगेगा? क्या नीतीश कुमार विरोध झेलना चाहेंगे आरसीपी का? देखिए, संगठन पे कब्जा शुरू से ही रहा है आरसीपी का। ललन सिंह नाराज हो जाते हैं तो ललन सिंह एक नेता और एक क्षेत्र विशेष के नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, लेकिन आरसीपी इस पार्टी के फाइनेंसर्स और कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। पार्टी में कहा जा सकता है कि तगड़ा नेटवर्क बना हुआ है जिसको वो खुद संभालते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार पंगा लेते हैं तो ये शरद यादव और नीतीश कुमार वाली लड़ाई कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में फिर से दोहराई जा सकती है। लेकिन मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूँगा पिछली बार की तरह, नीतीश कुमार चाहें तो आरसीपी सिंह का हाल मांझी की तरह कर सकते हैं, जैसा मांझी का किया था एक ज़माने में उन्होंने। जिस तरीके से मांझी का घमंड टूटा, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का घमंड तोड़ा, जिस तरीके से भाजपा के नाक में नकेल डाली थी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को उनकी बिहार में राजनीतिक हैसियत याद दिलाई थी, उसी तरीके से नीतीश कुमार चाहें तो आरसीपी सिंह को भी साध सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन 2017 में बना था उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस कुर्बानी वाले एपिसोड पर एक अलग से मैं इस चर्चा पर एक और अलग से एपिसोड लेकर आऊँगा कल, और उस एपिसोड में लगभग आपको स्थापित करके बता दूंगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार अब जो तैयारियां अगली हैं फेज़ की हैं उसमें लग गए हैं। अंदर के कई सूत्र, कई उनके आसपास के लोग हमें लगातार फ़ोन कॉल कर रहे हैं, हमसे आकर मिल रहे हैं, अब हमारा सीसीटीवी फुटेज मत निकालने लगिएगा, और उनसे हमें लगातार पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति अभी क्या है। विशेष इस पंचनामा में आपने देख लिया। अगले पंचनामा की कड़ी में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए और पंचनामा लगातार देखते रहने के लिए आपको भारत लाइव को सब्सक्राइब करना चाहिए। लगातार खबरें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।